नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर की क्लास में। आज है 10 अप्रैल 2026। तो आज हम कवर करेंगे लेटेस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, एमसीक्यू और एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस। तो ये सेशन आपके आगे आने वाले एग्जाम्स, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सेशन को पूरा देखना, मिस मत करना, क्योंकि आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, एशिया का सबसे लंबा 12 किलोमीटर एलिवेटेड वर्ल्ड लाइफ कॉरिडोर्स किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगा? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां से एशिया का सबसे लंबा, जो 12 किलोमीटर लंबा है, एलिवेटेड वर्ल्ड लाइफ कॉरिडोर है, तो ये गुजरेगा? ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, राजाजी नेशनल पार्क। ये उत्तराखंड में स्थित है, राजाजी नेशनल पार्क। वहां पर एशिया का सबसे लंबा 12 किलोमीटर एलिवेटेड वर्ल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये कॉरिडोर दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक्स कॉरिडोर का एक हिस्सा है और वन्य जीवों और विशेष रूप से हाथियों को सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। एशिया का सबसे लंबा 12 किलोमीटर का एलिवेटेड वर्ल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क से होकर गुजरेगा। राजाजी राष्ट्रीय पार्क के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ये उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। वहां पर बनने जा रहा है एशिया का सबसे लंबा 12 किलोमीटर का एलिवेटेड वर्ल्ड लाइफ कॉरिडोर्स। याद रखना। अगला सवाल है, साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो एवरेस्ट बेस कैंप पर साइकिल लेकर कौन सी भारतीय महिला है जो एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंची है? वो पहली बन गई है भारतीय महिला। तो क्या नाम है उसका? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दिव्या सिंह। दिव्या सिंह के द्वारा हाल ही में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंची है। तो एवरेस्ट बेस कैंप की ऊंचाई कितनी है? तो एवरेस्ट बेस कैंप की ऊंचाई है 17,560 फीट। कितनी है? 17,560 फीट की एवरेस्ट बेस कैंप की ऊंचाई है। वहां पर भारतीय महिला दिव्या सिंह के द्वारा साइकिल से पहुंची है। तो बात करें अरुणिमा सिंह के बारे में, बात करें तो ये कौन है? तो इन्होंने 2013 में, ये एक दिव्यांग महिला है जो 2013 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है, जो बनी है विश्व की पहली दिव्यांग महिला बन गई है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2013 में, अरुणिमा सिंह। बात करें बिछेंद्री पाल की, तो इन्होंने 1984 में ही ये पहली भारतीय महिला बन गई है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो पहली भारतीय महिला माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली कौन सी महिला है? तो यह है बिछेंद्री पाल। और पहली बार विश्व की पहली दिव्यांग महिला कौन सी है? विश्व की पहली दिव्यांग महिला कौन है जो एवरेस्ट पर चढ़ी है? तो उनका नाम है अरुणिमा सिंह। याद रखना। और दिव्या सिंह हो गई है साइकिल लेके एवरेस्ट बेस पर पहुंची है। उत्तर प्रदेश की रहने वाली है दिव्या सिंह। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली है जो साइकिल लेकर माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंची है, जो 17,560 फीट की ऊंचाई पर है। और वह वहां पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ऐसा करने वाली वह दुनिया की दूसरी महिला बन गई है। तो बात करें पहली महिला कौन है, तो पहली महिला हो जाएगी दक्षिण कोरिया की, साउथ कोरिया की किम संग मी, जिसके द्वारा साइकिल लेके माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंची थी। तो भारत की पहली है दिव्या सिंह और दूसरी है विश्व की दूसरी महिला। याद रखना। अगला सवाल है, सीआरई रिपोर्ट्स के अनुसार मार्च 2026 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो सीआरए की रिपोर्ट के अनुसार मार्च मंथ में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम। हरियाणा का गुरुग्राम शहर है, वह भारत का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है सीआरई रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2026 में। सीआरई के बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। इसकी रिपोर्ट के अनुसार गुरुग्राम हरियाणा मार्च 2026 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। हरियाणा के 4 शहर शामिल हैं, जिसमें गुरुग्राम, बहादुरगढ़, फरीदाबाद और मानेसर, ये 4 शहर भी इसमें शामिल हैं। और वही वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद देश का प्रदूषित शहर रहा था। याद रखना, उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद शहर। एआई वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स, आईक्यू एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 2025 की रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें
सबसे प्रदूषित देशों की सूची जारी की थी, जिसमें भारत की रैंक क्या रही थी, उसमें रहा भारत 6ठे नंबर पर। और सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है, तो यह रहा था पाकिस्तान। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स के मामले में पाकिस्तान फर्स्ट स्थान पर रहा था, IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार। और भारत का कौन सा स्थान रहा, 6ठा स्थान। तो प्रदूषण के बारे में तो सभी बात करते हैं, परंतु भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा है, इसके बारे में भी बात होनी जरूरी है। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा है, तो ये रहा है मेघालय का शिलोंग शहर। क्या है, मेघालय का पूर्वोत्तर राज्य है मेघालय, उसका शिलोंग शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर रहा है नवंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार। तो याद रखना और इम्पोर्टेंट भी है। अगला सवाल है, 8 अप्रैल 2026 को मंगल पांडे की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है। मंगल पांडे एक स्वतंत्र सेनानी है जिन्होंने 1857 की क्रांति में मुख्य भूमिका निभाई थी। तो उनकी हाल ही में 169वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। कब मनाई गई है, 169वीं पुण्यतिथि मनाई गई है 8 अप्रैल को। एक महान स्वतंत्र सेनानी है मंगल पांडे, जिनकी 169वीं पुण्यतिथि मनाई गई है क्योंकि उन्होंने 1857 क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। उनकी मृत्यु हुई थी 8 अप्रैल 1857 को पश्चिम बंगाल में के बैरकपुर में। अंग्रेजों द्वारा इसको फांसी दी गई थी। फांसी क्यों दी गई थी, क्योंकि उन्होंने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में चर्बी वाले कारतूस को इस्तेमाल करने पर विद्रोह कर दिया गया था। इसीलिए उनको 8 अप्रैल 1857 को पश्चिम बंगाल के बैरकपुर शहर में इनको अंग्रेजों द्वारा फांसी पर लटका दिया गया था। इसकी जन्म स्थान के बारे में बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे मंगल पांडे, उत्तर प्रदेश के बलिया शहर से। और भारत सरकार ने उनकी बहादुरी को याद रखने के लिए 1884 में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। मंगल पांडे पे एक डाक टिकट जारी किया था 1884 में। और उन्हें सम्मान देने के लिए शहीद ए आजम के नाम से भी सम्मान दिया जाता है। क्या नाम है, ये इंपॉर्टेंट है कि शहीद ए आजम के सम्मान में सम्मान किसे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है मंगल पांडे को। एक स्वतंत्र सेनानी है, याद रखना। अगला सवाल है, पोषण पखवाड़ा 2026 कब आयोजित किया जा रहा है। तो हाल ही में पोषण पखवाड़े की शुरुआत हुई थी। तो ये कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है 9 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक। इसकी शुरुआत हुई थी 9 अप्रैल को हुई थी। भारत के न्यू दिल्ली शहर में इसका शुरुआत की गई थी पोषण पखवाड़ा 2026 का, और 23 अप्रैल तक ये मनाया जाएगा। ये इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो इसकी शुरुआत की गई है महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ये इसका 8वां संस्करण है, 9 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक। और इसका उद्देश्य के बारे में बात करें तो ये कुपोषण को कम करना, सही खान पान और संतुलित आहार को बढ़ावा देना, गर्भवती महिलाएं, बच्चों, किशोरियों को स्वास्थ्य में सुधार करना, ये इनके मेन उद्देश्य हैं। पोषण पखवाड़ा एक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान है। क्या है, राष्ट्रीय जागरूकता अभियान है जो कुपोषण को समाप्त करने और बेहतर पोषण को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल माह में मनाया जाता है। तो याद रखना, ये हर साल अप्रैल माह में मनाया जाता है पोषण पखवाड़ा। तो अभी कौन सी डेट तक मनाया जाएगा, ये 9 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक मनाया जाता है। इसका 8वां संस्करण है ये। अगला सवाल है, अ रोड वेल ट्रेवल्ड किसकी आत्मकथा है। तो ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है, तो ये ऑटोबायोग्राफी है R.K. राघवन की। एक CBI के अधिकारी रहे हैं R.K. राघवन। ये केंद्रीय जांच ब्यूरो के पूर्व निदेशक रहे हैं R.K. राघवन, जिसकी आत्मकथा है अ रोड वेल ट्रेवल्ड्स। R.K. राघवन एक पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने बोफोर्स घोटाला, राजीव गांधी हत्याकांड और 2002 जैसे गुजरात दंगों के हाई प्रोफाइल्स मामलों की जांच का नेतृत्व किया था। तो किसके द्वारा किया गया है, R.K. राघवन, जिसकी हाल ही में आत्मकथा लिखी गई है अ रोड वेल ट्रेवल्स। याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है। आज के सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सेशन को पूरा देखना, एंड तक जुड़े रहना, क्योंकि आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगला सवाल है, आओलैंग मोन्यू इंपॉर्टेंट है। आओलैंग मोन्यू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो आओलैंग मोन्यू ये मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर भी रहे, नागालैंड शहर में मनाया जाता है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में। आओलैंग महोत्सव, आओलैंग मोन्यू उत्सव मुख्य रूप से नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। ये नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति कोन्याक नागा नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति है का सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन त्यौहार है। किस जनजाति का एक प्राचीन त्यौहार है ये है कोन्याक नागा जनजाति का।
यह हर साल मनाया जाता है त्यौहार 1 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक। ये त्यौहार खेतों की बुआई पूरी होने पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि आने वाली फसल की अच्छी पैदावार के लिए ये भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं कि आगे आने वाली जो भी पैदावार है, बिजाई होने के बाद अच्छी पैदावार के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है भगवान से आशीर्वाद के रूप में। तो ये मुख्य रूप से नागालैंड के मौन जिले में मनाया जाता है। किस में मनाया जाता है? मौन जिले में। किस जनजाति के द्वारा? कोन्याक नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। आओलेंग मोन्यू। नागालैंड का एक सबसे प्रसिद्ध उत्सव भी है, यह है हॉर्नबिल उत्सव, जो नागालैंड में मनाया जाता है, तो उसको भी याद रखना। अगला सवाल है, किस उच्चतम न्यायालय ने एआई पर रोक लगाई गई है? तो हाल ही में किस हाईकोर्ट ने एआई के उपयोग पर रोक लगा दी गई है? तो वो हो जाएंगे पंजाब और हरियाणा उच्चतम न्यायालय। कौन सा है? पंजाब और हरियाणा उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एआई के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। ये रोक 7 अप्रैल 2026 को लगाई थी। न्यायालय ने बताया है कि जिला अदालतों के न्यायाधीशों के द्वारा चैट जीपीटी, जेमिनी और को पायलट जैसे एआई टूल का उपयोग करके फैसला लिखते थे और कानूनी शोध करते थे, तो इसीलिए उनको मना कर दिया गया है कि आप चैट जीपीटी, जेमिनी और को पायलट जैसे एआई टूलों का उपयोग नहीं करेंगे। एआई का उपयोग केवल प्रशासनिक कार्यों में होगा, भाषा सुधार में होगा और प्रारंभिक कानूनी शोध के लिए किया जा सकता है। इनके लिए छूट दी गई है एआई का उपयोग करने के लिए, परंतु कानूनी फैसले लिखने और कानूनी शोध के लिए बिल्कुल मना कर दिया है इन एआई टूलों का, चैट जीपीटी, जेमिनी, को पायलट जैसे एआई का उपयोग करने से। तो याद रखना। और इसके लिए परिणाम की पुष्टि यहाँ ये उपयोग तो कर सकते हैं, प्रशासनिक कार्य, भाषा सुधार और प्रारंभिक कानून शोधन के लिए किया जा सकता है, किंतु इनके लिए पुष्टि के लिए एक मानवीय अधिकारी द्वारा ही की जानी अनिवार्य है। इसको एक मानव अधिकारी के द्वारा ही इसकी पुष्टि करेंगे और उसके बाद ही पेश किया जाएगा। तो याद रखना, पंजाब और हरियाणा के उच्चतम न्यायालय के द्वारा एआई पर रोक लगा दी गई। इससे पहले गुजरात उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी इस पर रोक लगाई गई थी एआई टूल्स पर, तो याद रखना। अगला सवाल है, वन हेल्थ समिट 2026 कहाँ आयोजित हुआ? वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन किया गया था फ्रांस में। कहाँ किया गया है? फ्रांस में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन ये 5 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक इसका आयोजन लियोन फ्रांस में किया गया। इसमें 4 पक्षीय साझेदारी रही थी इसमें, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व पशु स्वच्छता संगठन, इन चारों के द्वारा मिलकर ये इसका आयोजन किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय वन हेल्थ समिट 2026 का। कहाँ किया गया है? लियोन फ्रांस के अंदर। इसका उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य है कि मानव, पशु, पर्यावरण के परस्पर जुड़े स्वास्थ्य को संबोधित करने के लिए वैज्ञानिक सहयोग और वैश्विक नीति निर्माण को बढ़ावा देना था। इसका मेन उद्देश्य था, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वन हेल्थ समिट का, जो लियोन फ्रांस में आयोजित किया गया था। आज का लास्ट सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है, नमो ड्रोन दीदी योजना। कौन सी योजना है? नमो ड्रोन दीदी योजना में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो ये मिला है, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, कर्नाटक राज्य को नमो ड्रोन दीदी योजना में प्रथम स्थान में रखा गया है, क्योंकि नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित करने के मामले में कर्नाटक देश का प्रथम स्थान रहा है। ड्रोन प्रशिक्षण करने में, महिलाओं को ड्रोन की प्रशिक्षित करने में कर्नाटक फर्स्ट स्थान पर रहा है। इसमें पहले स्थान पर कर्नाटक, द्वितीय पर उत्तर प्रदेश और तृतीय पर आंध्र प्रदेश रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन तकनीकी के माध्यम से सशक्त बनाना और खेती की आधुनिक तकनीक जैसे उर्वरक छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग करना, कैसे उपयोग किया जाता है, ये ग्रामीण महिलाओं को बताया जाता है कि ड्रोन कैसे चलाया जाता है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो उसके मामले में कर्नाटक देश का प्रथम स्थान रहा है महिलाओं को ये ड्रोन की पायलट प्रशिक्षण करने में। किस योजना के अंतर्गत? नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत। याद रखना और इम्पोर्टेंट भी है। तो ठीक है, ये थे हमारे आज के मुख्य करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे कि हमारी अगली आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में मॉर्निंग ठीक 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।